कोई जो डारे तुम पे नयनवा आ आ आ कोई जो डारे तुम पे नयनवा देखा न जाए मोसे सजनवा जले मोरा मनवा जले मोरा मनवा हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार। नमस्कार, रूहों की मोहब्बत पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ हूँ। ऐसी कहानी जिसमें दो रूहों का स्ट्रगल है इस दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए। टाइटल देखकर आप समझ तो रहे होंगे, हाँ समझदार तो हैं ही आप। ये कहानी शुरू हुई अमाल की मॉम के साथ, जिन्हें अपने कॉलेज के दौरान एक आदमी से प्यार हो गया था, जो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक झलक के लिए कॉलेज के बाहर घंटों इंतज़ार किया करते थे। अनगिनत दिनों के इंतज़ार के बाद खुद अमाल की मॉम ने आगे से आकर उस आदमी से पूछा था, क्योंकि वो आदमी ज़रा शाय था। बस देखते ही देखते ज़िंदगी बितानी है क्या। उनकी इस बात ने उनकी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ दे दिया। अब वो मिलने लगे थे, बातें करने लगे थे, मोहब्बत होने लगी थी। अब उन दोनों के बीच में, हाँ, प्यार हुआ था दोनों के बीच। जब शादी की बात आई तो उन्हें मालूम हुआ कि वो आदमी तो एक गैंग का मेंबर है, एक गैंगस्टर है। वो सोच में पड़ गई थी। इसी सोच में उन्होंने लंबा गैप ले लिया था, दूरी बना ली थी उनसे। मगर क्या ही करती वो, प्यार हो गया था उन्हें। दिल के हाथों वो मजबूर हो गई थी। जब अमाल की मॉम ने अपने घर पर बताया तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ नकार दिया। अमाल की मॉम को एक कंडीशन दी कि तुम अपने प्यार को चुनो या फिर घर को। उन्होंने अपना प्यार चुना। उन्होंने अपने प्यार के लिए घर छोड़ दिया और उस आदमी को अपना हमसफ़र बनाकर अमाल के फादर के लिए नियुक्त कर दिया था। वक्त अच्छे से बीतने लगा था अब, और इसी वक्त में अमाल ने जन्म लिया था। उसके थोड़े ही समय बाद उसकी छोटी बहन रूही इस दुनिया में आई। तब अमाल 7 साल की थी। रूही के आने के साथ साथ एक और खबर आई थी। ये खबर कि शूट आउट में अमाल के फादर को भी शूट कर दिया गया है। ये कोई पुलिस और किसी गिरोह के बीच का मुठभेड़ नहीं थी, ये 2 गैंग्स का वार था। इस खबर ने अमाल की मॉम को बिखेर दिया था। वो अपनी दोनों बच्चियों को लिए एक छोटे से गांव में आकर रहने लगी थी। लेकिन उस लेडी ने अपने कदम वापस उस घर की तरफ नहीं बढ़ाए जिन्होंने अपनी ही बेटी को ऑप्शन दे डाला था। वो फिर से अपने कदमों पर खड़ी हुई। उन्होंने मेहनत दर मेहनत वो मकाम खड़ा किया कि वो अब उस गांव की सबसे अमीर इंसान बन गई थी, सबसे अमीर। उन्हें अच्छे से मालूम था कि एक ताकतवर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक पैसा और दूसरा आपका अस्तित्व। और उन्होंने दोनों हासिल कर लिए थे। वो लड़की जिसने अपने प्यार के लिए अपना घर छोड़ दिया था, क्या वो अपने बच्चों के लिए अपने आप को खड़ा नहीं कर पाती? ऐसे कैसे?
वो इतने ऊंचे ओहदे पर चली गई थी कि गांव के सभी गरीब लोग अपनी मुसीबतों को लेकर उनके पास आया करते थे। और रूही को छोटे पर से ही उन्होंने हॉस्टल भेज दिया था, मगर अमाल अपनी मॉम के साथ कदम दर कदम चली थी। अब वो बड़ी हो गई थी। 7 साल की उम्र में जो उसने खोया था, उसने और उसकी मॉम ने उसके वजूद को अनब्रेकेबल बना दिया था। एक लौह अस्तित्व बनाया था, निडर, बेबाक, फियरलेस। उसके सामने अच्छों अच्छों की हिक्की बन जाया करती थी। और अगर अपनी गन निकाल कर टेबल पर रख दे तो सामने वाला किसी ज़मीन के कागज़ पर क्या, अपने मौतनामे पर भी साइन कर दे। उसमें एक खासियत थी, वो अपने पल जीना नहीं भूलती थी। उसका कहना था, पलों को जिया करो, लम्हों को जिया करो, अरसा तो चला जाता है और आ जाता है। वो अपने पलों से मोहब्बत किया करती थी। जितनी मनमौजी उतनी ही उसूली भी थी। और उसका ये रूल उसके काम से अछूता नहीं था। तो ये है अमाल। जब किसी का वजूद बनता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो खुद होता है और एक हिस्सा जो वो ढूंढता है। वो हिस्सा जो वो अपनाता है, वो हिस्सा जो उसको ज़िंदगी जीने में काम आता है। जब एक हिस्सा बन चुका था तो दूसरा हिस्सा बनना तो लाजमी था। फिर चाहे दूर हो चाहे पास, फिर खबर हो या बेखबर। तो हाँ, अमाल का भी हिस्सा बन रहा था कविशा, जो अपने घर की बेटी थी, बड़ी बेटी। उसकी एक बहन प्रिया और उसकी एक मम्मी, वो साथ रहते थे। बाबा के देहांत के बाद वो अपना घर चलाने वाली मर्द बन गई थी, जो अपनी मम्मी, बहन और घर की हर ज़रूरत को पूरा करने वाली जिम्मेदारियों की हकदार चुन ली गई थी। और उसे किसी और ने नहीं, किस्मत ने चुना था। कहने को बाबा का बहुत बड़ा ख़ानदान था, मगर जब से वो गए थे, इनकी तरफ किसी ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। अगर गाहे बेगाहे कोई टकरा भी जाता था तो वो अपनी नज़रें फेर लिया करता था। कविशा जानती थी कि अगर किसी रात को उनके पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो कोई भी उनके पास नहीं आएगा। वो जानती थी कि उसे अपना निवाला, अपनी बहन का निवाला और अपनी माँ का निवाला खुद बनाना होगा। और वो ये भी समझ गई थी कि इस दुनिया में ये सब हासिल करने के लिए किस तरह अपना वजूद बनाया जाता है। वो समझ गई थी कि अगर वो कठोर ना हुई तो ये दुनिया उसे तोड़ देगी। तो ज़िंदगी के पाठों को पढ़ने के लिए कविशा ने अपने आप को दुनिया के बीच खड़ा किया था, लेकिन एक दीवार बनाकर, कठोरता की दीवार बनाकर। उसने अपने आप को कठोर कर लिया था, फिर चाहे उसका बिहेवियर हो या फिर उसके कहे हुए शब्द। अगर कहीं कोमल होती थी तो बस अपनी मम्मी और अपनी ग्राहकों के लिए। हाँ, वो एक छोटी सी बेकरी चलाया करती थी जो घर से थोड़ी सी दूरी पर थी, जहाँ वो अपने बाबा के स्कूटर से रोज़ जाती और वापस रोज़ लौटती। जितनी कठोर थी कविशा, उतनी ही निडर भी थी। जहाँ गलत होता वहाँ चुप रहना उसकी लिस्ट में नहीं था। बाबा सिर्फ एक स्कूटर और एक घर छोड़े गए थे। हाँ, उनकी कुछ क्वालिटीज़ भी छोड़ गए थे जो सिर्फ और सिर्फ कविशा में ही थी, जो मम्मी और उसकी बहन को भाती ही नहीं थी। निडरता की क्वालिटी, ईमानदारी की क्वालिटी, बेबाक हो जाने की क्वालिटी, किसी के आगे चुप न रहने की क्वालिटी, जवाब सही हो। तो ये है हमारी कविशा। तो किरदारों के बारे में आप जान चुके हैं, आगे और जानते चले जाएंगे। चलिए अब कहानी में दाखिल हुआ जाए, जाना जाए अमाल और कविशा के सागा को, आरंभ किया जाए। तो आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा, मोहब्बत पलों में मेरे साथ। सुबह की खिलखिलाती हुई धूप थी। पक्षियों ने अपनी बातचीत को शुरू कर दिया था। भोर का वो कोहरा अब छटने लगा था। पेड़ अब नज़र आने लगे थे कोहरा छट जाने के कारण। रास्ते के एक मोड़ पर वो काका की चाय की दुकान, हाँ, उन्होंने अपनी लकड़ी की भट्टी को सुलगा दिया था।
और वो मिट्टी के कुल्हड़ अब सजाने लगे थे। रोज़ रोज़ तुम्हारी वजह से लेट हो जाती हूँ मैं प्रिया, अब जल्दी करो। कविशा ने की होल्डर से स्कूटर की चाबी निकालते हुए कहा। माँ जल्दी आइए और दरवाज़ा बंद कर लीजिए। प्रिया ने अपना बैग कंधे पर लटकाए कविशा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। अरे तुम आओ ना पहले, और माँ को क्या दरवाज़ा बंद करने के लिए कह रही हो? क्या ही है इस घर में, क्या कीमती है? हाँ, हम दोनों तो चले ही जा रहे हैं बाहर, बस रह जाती हैं तो ये चार दीवारियाँ। अब कविशा स्कूटर पर बैठ चुकी थी। दी अब कितनी सेल्फ कॉम्प्लिसेंट हैं। प्रिया ने भवों के धनुष को सिकोड़ कर कहा था। अच्छा मैं सेल्फ कॉम्प्लिसेंट हूँ? चुपचाप जल्दी बैठो, एक तो तुम्हारी ये देरी करने की आदत सुधारती क्यों नहीं हो इसे? कविशा ये कहते कहते ही स्कूटर को घुमाकर आंगन से निकालकर बाहर की छोटी कच्ची सड़क पर कर चुकी थी, जो 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ईंटों से बनी सड़क पर मिलती थी। कितने घटिया गाने चलाते हैं ये सब सुबह सुबह। कविशा के कान में दुकान पर चल रहे रेडियो की आवाज़ पड़ी थी और कविशा ने स्कूटर एक रफ्तार में रखा था। थोड़ी देर के बाद कविशा ने स्कूटर को रोक दिया था। प्रिया का कॉलेज आ गया था। दी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, प्रिया ने स्कूटर से उतरते हुए कहा था। पैसे? फिर से? अभी तो दिए थे ना। हाँ दी, वो अभी 15 दिन पहले था। प्रिया ने एक क्यूट मुंह बनाया था। इसका कविशा पर शायद कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाना घर से लेकर आया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। कविशा ने ये कहा, स्कूटर को स्टैंड पर लगाया और अपने बैग से अपने वो छोटे से पर्स को निकालने लगी थी। तभी 2 बाइक सवार इनके साइड से गुजरते हुए इसका पर्स इसके हाथ से छीनकर भागने में कामयाब हो गए। ओए साले रुक, मैं तुझे भी बताती हूँ, स्कूटर का ख्याल रखना। कविशा ने प्रिया से स्कूटर का ख्याल रखते हुए कहा और उन दोनों के पीछे दौड़ गई। दी जाने दो ना, आप कैसे पकड़ पाओगे, छोड़ दो, प्रिया ने ये कहा था और स्कूटर पर खड़ी थी। तब तक कविशा दूर निकल चुकी थी। जब कविशा ने ये देखा कि वो दोनों बाइक सवार आगे चलते चले जा रहे हैं, दूर चलते जा रहे हैं, तभी उसने अपनी गर्दन को कुछ ढूंढने वाले मोड़ पर लगाया, इधर उधर घुमाया। तभी उसे वहाँ सड़क के किनारे एक मिट्टी का ढेला दिखाई दिया। उसने फ़ौरन उसे उठाया और अपने उल्टे हाथ में ज़रा हवा भरी। हवा में उसे लहराते हुए उसने ज़ोर से वो मिट्टी का गोला फेंका। बाइक पर बैठे सवार दोनों आदमी, उस जो पीछे था उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि मिट्टी का गोला उड़ता हुआ इसी की तरफ आ रहा है। उसने अपने आप को चालाकी में आकर टेढ़ा कर लिया और वो मिट्टी का ढेला जो था उसके सर पर जाकर गिरा, जो बाइक चला रहा था। जैसे ही उसके सर पर यह ढेला लगा, उसी वक्त बाइक का बैलेंस बिगड़ा और ये दोनों ज़मीन पर मिले। इससे पहले कि ये दोनों उठकर कहीं जाते कहीं भागते, कविशा वहाँ पहुँच चुकी थी। साले मेरा बैग छीनता है तेरी। कविशा उनके पास पहुँचकर अपनी चप्पल निकाल चुकी थी और अपनी चप्पल से उन पर बरसात कर चुकी थी। धुनाई करना वो शुरू कर चुकी थी। सबसे ज़्यादा उसके सर पर उस चप्पल से आशीर्वाद मिल रहे थे जो इसके बैग को छीन कर भागा था। कभी उसके बालों को पकड़कर वो खींच दे तो कभी अपनी चप्पल से उसके गाल पर एक साइन मार दे। तभी देखते ही देखते बाजार के लोग यहाँ पहुँच गए और उन लोगों ने घेरा बना लिया। ये देखिए मैडम, मस्का है मस्का। जिस माफिक गरम तवे पे अमूल की टिकिया उछलकर नाचती है ना, इसकी बुलेट भी मक्खन के माफिक निकल के सामने वाले को सुला डालती है बॉस, नचा डालती है। ये एक गन डीलर था। अमाल वो गन पकड़ चुकी थी और उसकी दोनाली को खींचकर उसे लोड कर लिया था। लोड करते ही उसने सीधा उदय के माथे पर पॉइंट कर दिया था। उदय अमाल का दाहिना हाथ था। अरे रे बॉस, चल जाएगी यार, चल जाएगी, उदय ने थोड़ा घबराते हुए कहा और अपने आप को गन पॉइंट से इधर उधर किया। आइंदा अगर ऐसा नमूना लाया ना तो जो
गन डीलर की जगह ये मिसल पाव वाले की तरह बात करे तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी मैं उदय। अमाल ने ये कहकर उदय के माथे से गन के पॉइंट को हटाया और सामने लगे पेड़ के डैशबोर्ड पर गोली चला दी। टिस्क्या बुल्सआई। तुम बच गए फंटर, तुम बच गए। उदय ने हंसते हुए उस गन डीलर के कंधे को थपथपाया, जबकि बचा वो खुद था। अमाल गन को बड़े प्यार से सहलाने लगी थी। अपन तो पहले ही बोला था, मस्का है बॉस, मस्का। गन डीलर ने फिर अपनी बात कही और अपनी बात कहते हुए उसने हाथों को भी नचाया। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, मुझे भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। धीरे से उदय ने उसे चुप कराते हुए कहा। उसे चुप कराकर उदय की नज़र अमाल पर पड़ी, जो गन को सहला रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही है तेरे हाथ में, उदय ने कहा। खूबसूरत खूबसूरत गहने लगते हैं, खूबसूरत फूल लगते हैं, मगर हथियारों को जानलेवा दिखना चाहिए, जानलेवा लगना चाहिए, ख़तरनाक। और हाँ, ये है ख़तरनाक, मुझे पसंद आई, तो इसका हिसाब कर दे। अमाल ने ये उदय से कहा और अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए उस गन के साथ। उस गुंडे की जिसने बैग छीना था, उसकी खैरियत लगता है आज छुट्टी पर थी, क्योंकि जो मार मार रही थी कविशा, क्या ही कहा जाए। कभी अपनी चप्पल से, कभी मिट्टी के ढेले से, तो कभी उसके बाल खींचकर। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद किसी के बैग की तरफ देखूंगा भी नहीं, मुझे जाने दो प्लीज़। पीट कर कोई थक जाता है, पीट कर ये थक चुका था और थकने वाले अंदाज में अपनी माफ़ी मांग रहा था कविशा से। माफ़ी चाहिए तुझे, माफ़ी तो तुझे मैं देती हूँ, रुक। वही हाल, चप्पल के साथ साथ मिट्टी के ढेले, बालों का उसके सर से उखड़ना, और जब वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी वो भी इसको मारने पर उतारू थी, लेकिन कविशा ने उन्हें रोक दिया था। वो खुद सारी मार मार लेना चाहती थी और भीड़ इकट्ठी हो जाने की वजह से यहाँ रोड जो है वो बाधित हो गया था, अवरोध हो गया था, जिससे काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो चुकी थी। गाड़ियों के नाम पर इक्का दुक्का, लेकिन बाइक्स बहुत खड़ी थी। तभी एक ब्लैक स्कॉर्पियो यहाँ आकर रुकती है। बस कर दे यार, बस कर दे, तेरी चौथी सिगरेट है ये, उदय ने अमाल को देखते हुए कहा था, जो अपनी स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग पकड़े अपने दूसरे हाथ से सिगरेट को अपने लबों पर रख रही थी। एक तो ये ट्रैफिक पता नहीं क्यों लग गया, इतना हुआ क्या है इतना। हाँ, इतना ही कहा था उदय ने कि उसकी नज़र सामने गई। उसने सामने बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश की कि भीड़ क्यों है। तभी भीड़ में से हल्का किनारा लेते हुए कविशा का चेहरा उदय को दिखाई दिया। अबे यार, यहाँ तो फिल्म चल रही है, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो फिल्म बन जाएगी। उसने फट से अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था। उसके इन लफ्ज़ों पर, उसकी इस हरकत पर अमाल ने अपनी आंखों से चश्मा हटाकर सामने देखा था और वो उसी पल में खो गई थी। उसे ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी देखने के लिए कि भीड़ से इधर उधर करे या कुछ देखे, नहीं। उसी पल में वो खो गई थी। उसे दिखाई दी थी कविशा, बिखरे बाल चेहरे पर आते हुए, उसका सफ़ेद कलर का दुपट्टा जो उसके चप्पल उठाने पर उठता और नीचे बैठ जाता, उसके चेहरे की वो निडरता जो साफ साफ झलक रही थी, और वो उसके हाथों में वो चप्पल। उसे देखकर अमाल के लब मुस्कुरा दिए थे। उसने अपने दाएं हाथ की पकड़ी हुई सिगरेट को बाहर फेंक दिया था, जो वहीं साइकिल पर सवार खड़े एक आदमी पर जाकर गिर गई थी। ओ मैडम, देख तो लो, जिंदा ही स्वर्ग में पहुंचाओगी क्या? हाँ, वो आदमी गुस्से में हो गया था। ओए, ज़्यादा बोलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएगा, साले स्वर्ग का एडमिट कार्ड लेकर आया है क्या? हाँ, अभी तुझे बताता हूँ। उदय गुस्से में था और बाहर निकलने लगा था स्कॉर्पियो से। जाने दे, जाने दे, अमाल ने अपनी नज़र कविशा पर टिकाए हुए कहा था। बोल्ड, चार्मिंग, स्पाइसी, आई लाइक इट।
अपनी आंखों में ये सारे एक्सप्रेशन देकर अपने मन से ये कहा था अमाल ने, अरे चल वो मैडम, खुल गया है ट्रैफिक, ना जाने कहाँ खोई हुई है सिनेमा के अंदर, सिनेमा चला था का। उस आदमी ने फिर से तंज किया, अबे ये बहुत बोल रहा है, रुक साले तुझे बताता हूँ अभी मैं। उदय फिर से छटपटाया था बाहर जाने के लिए। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा काम रहा कर, सीखता क्यों नहीं है मुझसे ये, हाँ। अमाल ने फिर से उसी तरफ नज़र करते हुए कहा और अपनी स्कॉर्पियो को घुमाया। बड़ी सावधानी से उसने भीड़ से किनारे से अपनी स्कॉर्पियो निकाल ले गई। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपने कमेंट लिखना ना भूलिएगा। नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कहूँ मैं आपके लिए, आप अपना वर्ड ही कमेंट कर दीजिए जो मैं बोल दूँगी, फिर आप उसका सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज, शेयर के मेरे वर्ड्स को क्या हुआ, मुझे लग रहा है संजय सिंह आनिया तो नहीं बन रही हूँ। एक्चुअली अगर मेरा नामों में अगर मैं इधर उधर हुई होंगी तो ज़रा संभाल लेना, बिकॉज नामों की खिचड़ी बन चुकी है मेरे दिमाग में, तो समझ रहे होंगे आप लोग। इससे पहले कि मैं गजनी का दूसरा शूट करूँ, आप समझ जाना, ओके। तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। आई डोंट नो मेरी वीडियो को क्यों ये बूस्ट नहीं करता यूट्यूब, बाकी अब यूट्यूब तो नहीं है तो आप ही कर लीजिए। मैं मिलूँगी अब आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड, नमस्कार।